ठीक है, देखो लास्ट क्लास तक अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुका जिसमें स्टडीमेंट पूरा कवर्ड है। ठीक है, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, कुछ एक दो पास पेपर क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया था, राइट। तो 11 12 13 14 एंड 16 ये होमवर्क था क्वेश्चन बैंक का। डाउट्स प्लीज सबसे पहले। 11 पूरा ही डाउट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा डाउट है। ठीक है चलो, आओ एक बार साथ में करते हैं 11, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्योंकि क्वेश्चन का रीडिंग में आपका प्रॉब्लम हुआ है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, डेटा क्या दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ने आपसे मांगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, यानी सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। नाउ सी क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हमने कंसिडर नहीं किया है, ना ही हमने अभी तक प्रोविजन फॉर टैक्स को कंसिडर किया है। वो सब करने से पहले हमारे पास में कितना टैक्स है, प्रॉफिट है, यानी दिस इज माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड बट ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है आफ्टर कंसिडरिंग दीज आइटम्स, यानी पीएनएल में ऑलरेडी हमने ये सब दिखा दिया है। डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस शो कर चुके हो, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट साइड में दिखाया होगा, ठीक है, राइट ऑफ किया है, इंटरेस्ट पेड राइट ऑफ किया है आपने, देन इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपने पीएनएल में दिखाया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट ये भी पीएनएल में दिखा चुके हैं। यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर में हमने सिर्फ ये 5 पॉइंट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया है। इज इट क्लियर? सिर्फ ये 5 पॉइंट। तो जब अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 30 lakhs, राइट। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जब करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगा 7.50 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 45,000 एड बैक हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 5,25,000 एड बैक हो जाएगा, book value of investment is 4.50 lakh, sale value of investment is 4,80,000, that means profit on sale of investment 30,000, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा? हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू हमने राइट ऑफ करते हैं। जब आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर देते हो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, तो लॉसेस पीएनएल में राइट ऑफ किए जाते हैं, यानी पीएनएल में डेबिट साइड में आता है, तो इट्स अ नॉन कैश। और नॉन कैश नहीं तो आप ये मान लो इट इज बिलोंग टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर इश्यू करने से रिलेटेड हुआ है ना, तो मेरा ऑपरेटिंग में आ नहीं सकता है, इसलिए रिवर्स कैलकुलेशन में अपन क्या कर रहे हैं, पीएनएल में इसको एड बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट का इंपैक्ट ऐसा आएगा। उसके बाद देखो कंपनसेशन रिसीव्ड रुपीज इतना बाय द कंपनी इन सूट फाइल, यानी ये प्रॉफिट आप लोग क्या करोगे, पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालोगे, फिर टैक्स पे करोगे, फिर उसके बाद में इसको ऐड कर दोगे एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये 1,35,000 ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो मैं नॉर्मली डायरेक्ट करता जाता हूँ, 30 lakhs प्लस था, फिर 7,50,000 प्लस 45,000 प्लस 5,25,000 प्लस 30,000 माइनस 90,000 माइनस, एंड लास्ट में जाके 1,35,000 भी प्लस ही होना है, उसको भी एक बार प्लस कर दिया। देन इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अब हमने पे ही इतना किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे करेंगे ना इनकम टैक्स पेड बोल के 15,75,000, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद 22,500 10% preference shares of ₹100 each were redeemed on 2nd of April at a premium of 5%, तो हमने प्रीमियम में पे किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, दिमाग में ये आता है भैया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो अपन राइट ऑफ करते हैं ना पीएनएल से, तो ये तो पीएनएल के अंदर ये भी इफ राइट ऑफ किया है तो वापस एडबैक होना चाहिए, हम जरूर ये एडबैक करते इफ क्वेश्चन ये बोलता कि यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हमने काउंट किया है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि हमने सिर्फ ये 5 पॉइंट कंसीडर किया है पीएनएल अकाउंट में, इसका मतलब हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
हो सकता है पहले ही बना रखा था एट द टाइम ऑफ इशू। आई बात समझ में? इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दो जगह नहीं गया, सिर्फ एक ही जगह जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इफ यहां पे भी दिया हुआ होता ना, तब अपन कंसिडर करते उसको दो जगह। क्लियर है? तो ये नहीं आएगा, ये डायरेक्टली कहां जाएगा मेरा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद further the company issued 75,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%. Out of 75,000 equity shares, 25,000 equity share were issued to a supplier of machinery. तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, तो इसका कैश फ्लो में इंपैक्ट नहीं आएगा। जब अपन मशीनरी अकाउंट आप लोगों ने वर्किंग नोट में बनाया होगा, तो आपका मशीनरी जो बड़ा है उसमें 25,000 तो इक्विटी शेयर्स में पे कर दिया और बाकी कैश हो सकता है, एंड बचा 50,000 इक्विटी शेयर जो आपने इशू किए हैं, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, उसका मेरा ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वेर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। इफ हमने डिविडेंड पे किया है, राइट, डिविडेंड पे किया है, किसके ऊपर पे किया है? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर में हमने डिविडेंड पे किया है। कितना पे किया होगा? 22,500 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, तो 2,25,000 प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया आपने, लेकिन पे किया तो फाइनेंसिंग में जाएगा, राइट। हम लोग इसको पीएनएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्योंकि डिविडेंड को कहां कंसीडर करते हैं? टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो जरूरत नहीं है, तो ये भी सीधा फाइनेंसिंग में जाएगा। फिर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड ऑन 31 जनवरी 2020 फॉर द ईयर 18-19 7.50 लाख, एंड इंटरिम डिविडेंड पेड इतना फॉर द ईयर, सीधा ये दोनों भी फाइनेंसिंग में जाएगा। इसका भी नॉर्मली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन में काउंट करते हैं, बट वी ऑलरेडी हैव अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कुछ करना ही नहीं है। Land was purchased on 2nd of April for rupees 3 lakh, for which the company issued 22,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% to the landowner and balance in cash as consideration। तो इसका भी ऑपरेटिंग से लेना देना नहीं है। एक तो हो गया नॉन कैश, आपने टोटल 3 लाख रुपए का लैंड परचेज किया, जिसके बदले में कंपनी के इक्विटी शेयर इशू कर दिए 22,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 12 रुपए में इशू किया, तो मतलब 2,64,000 रुपीज तो आपने शेयर्स दे दिए। लैंड परचेज किया 3 लाख, रिटर्न में 2,64,000 रुपीज के शेयर्स दे दिए, तो बैलेंस अमाउंट आपने कैश पे किया है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा। इसका भी ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। देन करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज है, तो यहां पे तुम्हारा करंट एसेट्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो 177 आउटफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब इनफ्लो 387 माइनस 379,650 7350 इनफ्लो। कैश इन हैंड कुछ नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल्स 316,500 से 316,950 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इनफ्लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनफ्लो। $10,200। इफ ये सब कर लोगे तो ऑपरेटिंग मैच हो जाएगा। फिर भी नहीं हुआ क्या? नहीं, चाहे डायरेक्ट करो चाहे इनडायरेक्ट करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमेशा लास्ट में होगा, अलग से दिखाना होता है इसको। हाँ, तो पैसा आया है, डिपेंड करता है वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। यदि एसेट से मिलता तो एसेट्स की वजह से, जैसे समझ लो एसेट कोई एक्सीडेंट में बर्बाद हो गया, उससे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो एसेट का जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता। हाँ, लास्ट में। बोलिए, अभी भी डिफरेंस आ रहा है आपका? ऑपरेटिंग आना तो नहीं चाहिए। करे क्या साथ में? ठीक है, नंबर 4 भी कर लेंगे, बट इसको साथ में प्रेजेंटेशन करें क्या?
नहीं हुआ क्या? चलिए जी, जैसे आपका हुक्म। मैच तो है ही, क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन तो होता ही मैच होने के लिए। ये नंबर 4 है, इसमें प्रीमियम इसलिए नहीं आया क्योंकि ये बिगिनिंग में ही वो कर रहे हैं ना। देखते हैं। आओ फटाफट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप इनडायरेक्ट मेथड करते हो तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में सिर्फ वही आइटम्स कंसीडर करना होता है जो हम पीएनएल में दिखा चुके हैं। इफ हमने प्रॉफिट एंड लॉस में शो ही नहीं किया है तो वो फिर रिवर्स कैलकुलेशन में काउंट भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, सिली मिस्टेक वहीं पे होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वी हैव 30 lakhs, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक है डेप्रिसिएशन 7,50,000, discount on issue of debentures 45,000, interest paid 5,25,000, यार ट्राई नहीं किया था तो कॉपी में कुछ तो किया हुआ होता। बुक में क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000, पहले तो आप लोग अपनी हैबिट छोड़ो, ये बुक में आधा आधा अधूरा भी हो लेकिन उसको जैसे फेयर करना है वैसे फेयर करो। आधा अधूरा भी हो कोई बात नहीं है, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ स्टेप मार्किंग और ये हैबिट डेवलप नहीं होगा ना करने का, डर खत्म नहीं होगा, अरे नहीं हमसे नहीं होगा, ये पॉइंट तो समझ ही नहीं आया, क्या करेगा करके, होगा ही नहीं, इट्स फाइन। पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा। तो ये कुछ करने की हैबिट आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आधा पढ़ता आपको आ रहा होगा, दिमाग नहीं काम कर, लेकिन वो आदत पड़ चुकी है ना कि यार मैं तो हर क्वेश्चन करता ही हूँ, जितना आता है उतना प्रेजेंट कर देता हूँ। आपको क्या पता भर भर के स्टेप मार्किंग मिल जाए। फिर वो छूट जाता है, हमारा दिमाग बोलता है अरे नहीं नहीं होगा ही नहीं, अटक जाएगा, रहने दो। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड कॉपी है भाई, क्या हो गया, तो 2 पेज एक्स्ट्रा खराब हो जाएगा, हो जाएगा, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 90,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 90,000, तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। टेल मी द वैल्यू। 42 लाख। फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे, ये है 42 लाख। देन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,77,000, increase in inventory 1,77,000. Then we have decrease in trade receivables 7,350. We have increase in trade payables, 450. Increase in outstanding expenses 10,200. Cash from operations before tax
an extraordinary item. 40 lakh 41,000। ठीक है, अब इसमें टैक्स माइनस कर दो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को ऐड करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, लेस इनकम टैक्स पेड, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 15,75,000। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आया, 24,66,000। एड क्लेम फ्रॉम लॉ सूट कितना था, 1,35,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 26,01,000। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक सेकेंड, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा अपना, ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000 इनफ्लो, interest received 90,000, interest received 90,000। ऊपर से ऊपर वाला पॉइंट्स हो गया सारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। देन पॉइंट नंबर 8 में हमने कैलकुलेट किया था कितना कैश पे कर रहे हैं हम, 3 लाख का एसेट परचेज किया लैंड, एंड रिटर्न में हम कितना रुपीस का शेयर इशू कर दिए, 2,64,000 का। तो बैलेंस अमाउंट हमने कैश पे किया होगा, ये क्लियर है। तो 36,000 कैश पे किया है, परचेज ऑफ लैंड 36,000, क्लियर है। और कोई पॉइंट था नहीं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है, 5,34,000। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रुको फिर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग में फिर से ऊपर से देखो
तो हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,25,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,25,000, देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया था 22,500 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 रुपए के, उसका रिडम्पशन किया 5% प्रीमियम में यानी 105 पे, तो 23,62,500 redemption of preference shares 23,62,500 पैसा जाएगा। कंपनी इशूड 75,000 इक्विटी शेयर, जिसमें से 25,000 तो क्या था अदर देन कैश, तो बाकी कैश के लिए होगा। तो 50,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 12 रुपए में इशू किया, 6 लाख। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 6 लाख रुपीज। क्लियर है। डिविडेंड फॉर 18-19 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो डिविडेंड कितना हो गया, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 2,25,000, ये गया। डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स, दो तरह का डिविडेंड है, एक है इंटरिम डिविडेंड और एक है फाइनल डिविडेंड पिछले साल वाला। तो 7,50,000 प्लस 2,50,000 मतलब टोटल 10 लाख का डिविडेंड हमने पे किया है। और तो कुछ फाइनेंसिंग में हुआ ही नहीं है। नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है, 35,12,500। तीनों को प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, 377,500 पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,94,450। ये करने के बाद इट शुड मैच विथ योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना था हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 16,950, और ये मैच कर रहा है। आई होप समझ में आया। क्या बुक में क्वेश्चन था आपका कि एक्टिविटीज मतलब ट्रांजैक्शन को देखिए कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है। तो क्या होता है लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द फाइनेंशियल कंपनी, लोन्स एंड एडवांसेस इन्वेस्टिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इज एन ऑपरेटिंग एम्प्लॉइज को एंड क्रेडिटर को जो आप एडवांस देते हैं, इट्स अ रियली शॉर्ट पीरियड, वो आपका नेक्स्ट मंथ एडजस्ट हो जाता है, सैलरी वगैरह से वैसे होता रहता है। इट्स अ डे टू डे एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है। जब आप लोन यहाँ पे आप जब एम्प्लॉयज को एडवांसेस देते हैं, यू डोंट गेट एनी इंटरेस्ट इन रिटर्न, आप उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हो, यू एडजस्ट इट विथ योर सैलरी। ठीक है। तो इट्स एन ऑपरेटिव। समझ में आया। नेक्स्ट डाउट 11 का पॉइंट 4 में जो डाउट था मतलब समझ में आया ना, क्यों हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को वापस एड बैक नहीं किया, क्योंकि उसको हमने पीएनएल में दिखाया नहीं। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि हमने सिर्फ पीएनएल में इतने आइटम्स को शो किया है, तो हम बस इसी का ही रिवर्सल कर रहे हैं। इज इट क्लियर। क्योंकि साफ साफ लिखा है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स।
क्योंकि फाइनेंसिंग में कैश नहीं आता ना। सपोज तुमने 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू किया है, तो 10 रुपए तो डिस्काउंट ऑन इशू हुआ, तो वो 10 रुपए कैश आता थोड़ी ना है, वो तो नॉन कैश आइटम हो गया ना। तो हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते तो कैश बेसिस देखते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल में कैश फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर 90 रुपीज आया होगा, तो फाइनेंसिंग में अपन 90 लेते हैं, बट यहाँ पे तो वैल्यूज बताया नहीं अपने को डिबेंचर्स वगैरह का। डिस्काउंट तो वैसे भी इट्स अ नॉन कैश आइटम। लोन्स एंड सप्लायर्स को यदि आपने दिया, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक चीज फिर से ध्यान रखना, देखो कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मली हमने सीखा है लोन्स एंड एडवांसेस हम किसी को भी देते हैं, इट्स एन इन्वेस्टिंग, ठीक है। इंटेंशन देखना पड़ता है। हम जब नॉर्मल लोन्स एंड एडवांसेस किसी को देते हैं, वहां मेरा प्योर इंटेंशन होता है कि मैं उससे ब्याज कमाऊं, ठीक है। लेकिन सप्लायर और एम्प्लॉयज को जब हम एडवांस देते हैं, वहां हमारा इंटेंशन इंटरेस्ट इनकम अर्न करना नहीं होता है। एम्प्लॉयज को आप जब भी एडवांस देते हो, इट्स लाइक कि एम्प्लॉयज को आप अपना बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो उनके साथ में, ताकि वो टिके हुए रहे। बिकॉज आप जितना सैलरी पे करते हो इट्स नॉट एनफ, तो उनको कभी कभी एडवांस चाहिए, तो आप एडवांस देते रहते हो और धीरे धीरे आप अपनी सैलरी से डिडक्ट करते हो, उसकी जो भी सैलरी होगी उससे हम एडजस्ट करते रहते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, हर बिजनेस में होता है। ऐसा नहीं है कोई अनोखा बिजनेस है जो ही सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को एडवांस देता है। ईच एंड एवरी बिजनेस, चाहे वो छोटा से छोटा दुकान है, चाहे बड़ा से बड़ा कंपनी है, सब में होगा वो। सप्लायर, बहुत सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं सप्लायर बिना एडवांस के नहीं देता है, राइट। वो बोलता है भैया 50% एडवांस दे दीजिए, 30% एडवांस दे दीजिए। इवन आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देखना, आप कुछ भी ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है दीदी कुछ तो रख के जाना पड़ेगा, भैया कुछ थोड़ा दे के जाएंगे क्या। अभी सपोज कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है, तो उसके लिए वो आपसे कुछ एडवांस ले लेते, तो आपने तो एडवांस ही दिया ना सप्लायर को, लेकिन वहां पे हमारा इंटेंशन इंटरेस्ट अर्न करने का नहीं है। लेकिन सप्लायर ने डेडलाइन क्रॉस कर दी, कि उसने बोला था कि भैया हम आपको 10 तारीख तक डिलीवरी दे देंगे, राइट। आपने उसके लिए 50% एडवांस भी पे कर दिया, लेकिन आप जब एडवांस दे रहे हो तो आपकी भी एक टीएनसी होती है कि भैया 10 तारीख तक डिलीवरी नहीं मिला, चाहिए तो आप 100% एडवांस ले लो, लेकिन 10 तारीख तक नहीं मिला, जितना डिले होगा उतना पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप ऐसा कमिटमेंट क्यों लेते हैं, कहीं ना कहीं आपने ये कमिटमेंट अपने कस्टमर को दे रखा होगा, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इट्स अ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि हमारा इनिशियल इंटेंशन ऑफ गिविंग एडवांस टू द सप्लायर वाज नॉट टू अर्न इंटरेस्ट, बस एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। सप्लायर एडवांस लेता है, हम एडवांस देते हैं, ठीक है, तो इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और नेक्स्ट डाउट? नो डाउट, होमवर्क के सारे क्वेश्चंस में 12 12th में आपको बोला है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने के लिए मशीनरी एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स इश्यू करके मशीनरी खरीदा, इट्स अ नॉन कैश, तो ये आएगा नहीं इन्वेस्टिंग में। क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी इन अर्थक्वेक, नाउ इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लास्ट में इन्वेस्टिंग का लास्ट में ऐड करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट्स, एसोसिएट्स भी मींस एसोसिएट कंपनीज, ठीक है, जो आपकी कंपनी से अटैच्ड होते हैं वो एसोसिएट्स। इट्स नॉट लाइक एम्प्लॉयज को आपने लोन दिया है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, मतलब रिलेटेड है। हाँ, वही मानता ना, कोई दूसरा थर्ड पार्टी है जिसको मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, मैंने उसको एडवांस दिया है, अनसिक्योर्ड लोन दिया है। देखो एक डिफरेंस है, एक होता है लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस हम जरूरत के लिए कभी कभी एम्प्लॉयज है, आप मानते हैं कि लिटरे थोड़ा इंग्लिश टर्म्स में घुसते तो आप बोलते हैं एसोसिएट तो सुनने में लगता है एम्प्लॉय जैसा, ठीक है, बट एसोसिएट्स आर नॉट एम्प्लॉयज, पहला बात तो ये। दूसरा है लोन है, यहाँ लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन दिया है आपने, कोई लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, तो यहाँ हमारा प्योर इंटेंशन इंटरेस्ट अर्न करने का रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, लोन दिया है ना तो आउटफ्लो। देन इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट, देखो यहाँ पे लिख भी दिया, ऊपर एसोसिएट्स लिखा, नीचे एसोसिएट कंपनी वर्ड यूज कर दिया ना, मतलब उन लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेरा इनफ्लो आ जाएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, ठीक है, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वैसे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, बट कहीं ना कहीं पैसा तो आया ही है,
तो हम लोग क्या करेगा, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां आएगा ही नहीं। टर्म लोन रीपेड, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां आएगा ही नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, टीडीएस वाज डिडक्टेड, तो आप चाहो तो सिर्फ 73,800 शो कर दो, या फिर ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव्ड पहले शो करो, 73,800 प्लस 8,200, तो आप कितना 82,000 का इनफ्लो शो करो, एंड फिर 8,200 का टीडीएस माइनस करके दिखाओ, क्योंकि नेट पैसा तो आपके पास टीडीएस डिडक्ट होने के बाद ही आया है ना। आपके पॉकेट में, जो कंपनी के पॉकेट में पैसा आया है वो तो आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस ही आता है, और कैश बेसिस के अकॉर्डिंग तो हम जितना कैश इनफ्लो होता है वही काउंट करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बनता था 82,000, लेकिन सामने वाली कंपनी ने 8,200 का टीडीएस ही डिडक्ट कर लिया। नहीं, 73,800 तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, टीडीएस वाज डिडक्टेड ऑन द अबव इंटरेस्ट, मतलब ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो, इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड, आफ्टर डिडक्शन है ये। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप 82,000 ग्रॉस इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो 8,200 टीडीएस माइनस करके दिखाओगे, एल्स आप नेट वैल्यू भी शो कर सकते हैं, ठीक है। Then purchases debentures of X Limited on 1st December which are redeemable within 3 months. Yes, now it is a highly liquid investment हो गया ये, and debentures are not risk of change in value. Debentures तो भाई जितना पैसा बोला उतना ही पैसा मिलेगा, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। ऐसे घुमा देता है, देखो छोटा सा क्वेश्चन था 5 मार्क का, लेकिन ये एक पॉइंट घुमाने जैसा ही था मेरे हिसाब से, तो बहुत जल्दी फटाफट एग्जाम के फ्लो में दिमाग में आता ही नहीं। देन बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, लॉस इनकर्ड रुपीज 9600, तो हमने बुक वैल्यू है 90,000, तो उसको बेचा कितने में होगा, 80,400 will be inflow under investing activity. That's it. That was the question. ठीक है, इसको करोगे, ऑलरेडी किया होगा तो आपने क्रॉस चेक कर लिया, आंसर मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं। नंबर 1 was done, 2 done। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, अभी हमने किया था ना, सेम एज इट इज वैसी ही कहानी है, 30 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेम सेम क्वेश्चन डालने का रीजन क्या है, आपको ये पता चले कि आईसीआई की लिमिट कहां तक है, कहां तक पहुंचते हैं, हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सोचो, तो मतलब आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए एक आईसीआई के पेपर के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कम्स, यू हैव टू क्लैरिटी, मतलब जिस क्वेश्चन में नया पॉइंट मिला बस आप उसको हाईलाइट करके रखो कि एट द टाइम ऑफ रिवीजन हर क्वेश्चन में ये पॉइंट अलग सा था, उसको रिवाइज कर लिया तो पूरा चैप्टर खत्म। क्लियर है, तो ये मैनेजेबल ही रहेगा आपका। इधर क्या लिख दूं, सेम एज 11, 4 ऑलरेडी डन, क्वेश्चन 5 भी कॉपी पेस्ट, ये जस्ट फिगर्स चेंज कर दिया इन्होंने। अरे इसका मतलब ये है कि दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज फेवरेट ऑफ आईसीआई, पेपर सेटर को लगता है बस यही एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, और होते भी हैं इनिशियली जब करते होते हैं, लेकिन जब आप एक दो बार रिवाइज नहीं करोगे आपको लगेगा सेम सेम ये क्या करना है, ऐसे नहीं होता भाई, सेम क्वेश्चन है फिर से करो, पहली बार में तो नहीं हुआ था ना, दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, तब जाके आपका क्लैरिटी आएगा। नंबर 6, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों से होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे डेटा ही नहीं है, डायरेक्ट मेथड से होगा। क्वेश्चन आपको दे रहा है समरी ऑफ कैश अकाउंट,
हाँ, और नॉर्मली जब कैश से रिलेटेड समरी दिया हुआ रहे मतलब वो डायरेक्ट मेथड है। फिर क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड, उसको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा इनडायरेक्ट से सॉल्व करो और बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा। ये नॉर्मली सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। अब जब अपन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेगा तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,15,000, ये तो लास्ट में काम आएगा। देन रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे कॉस्ट से मतलब ही नहीं है, क्यों, बिकॉज प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस तो इनडायरेक्ट में हम देखते हैं, डायरेक्ट में तो सिंपली जितना पैसा आया और गया, बस वी हैव टू क्लासिफाई ऑपरेटिंग में होगा, इन्वेस्टिंग में या फिर फाइनेंसिंग में, राइट। तो ये कहा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग, पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट investing, purchase of fixed assets, wages and salaries, selling and administration expense, payment of income tax, payment of dividend, repayment of bank loan, interest paid on bank loan। क्वेश्चन खत्म, बस इसको प्लॉट कर देना। इसी तरीके से था क्या? हाँ। अभी भी कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा कैश फ्लो में? देखो पहला 2 लेक्चर समझ में आता है कि हाँ क्या चल रहा है, कुछ रिकॉल नहीं रहता है, याद नहीं हो रहा है, प्रोसेस ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है। बट विद द टाइम धीरे धीरे 1-2 लेक्चर निकल जाते हैं, फिर हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आज मेरे हिसाब से अपन का ये चैप्टर भी खत्म ही हो जाएगा। देखो नंबर 7 क्वाइट इजी क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सॉल्व करना है। सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है एज पर AS3। received rupees 4 lakh as redemption of short term deposits। हमें मिला है तो हमने कहीं पे डिपॉजिट किया है, तो इन्वेस्टमेंट होता है, वो तो फाइनेंसिंग थोड़ी होता है, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। टर्म्स क्लियर होना चाहिए भाई। हमें रिसीव्ड हुआ है ऑन रिडम्पशन ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। यदि हमें रिसीव होगा तो हमने किसी को डिपॉजिट दिया होगा, तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट। इफ हमारे पास किसी का डिपॉजिट्स होगा तो हम रिसीव नहीं करेंगे, हम पे करेंगे, तो ये नहीं आएगा। प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा फाइनेंसिंग में, प्लस हो जाएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹70,000 ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टिंग में हमें मिल रहा है, फाइनेंसिंग में कुछ भी मिलता नहीं है एक्सेप्ट लोन, हम सब कुछ पे करते हैं, तो ये नहीं आएगा। एन अमाउंट ऑफ ₹13 लाख इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग। प्रोसीड्स ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग। प्रोसीड्स ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्लस होगा। अमाउंट पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ 40,000 पेड ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, माइनस होगा, बिकॉज कोई भी मनी बोरो करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपका फाइनेंसिंग में आएगा। देन इंटरेस्ट ऑफ ₹1,44,000 पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग में माइनस, एंड कहानी खत्म। समझे? दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में आपके 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, 3 नहीं बेसिकली 4 कैटेगरी। पहला है आपका नॉर्मल P&L पे क्वेश्चन आ गया, या फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए आ गया, या फिर डिविडेंड वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, 3 कंडीशन था, रिजर्व से इतना निकाल सकते हैं, 15% रहना चाहिए, वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में भी एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट में भी कभी ऑपरेटिंग पूछ लिया, इन्वेस्टिंग पूछ लिया, फाइनेंसिंग पूछ लिया। उनके पास एक चैप्टर से पूछने के लिए इतना कुछ है, तो उन लोग क्या करते हैं, रेशियो सेट करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन दे दो और एक छोटा क्वेश्चन दे दो। बड़ा क्वेश्चन मतलब अराउंड 14 मार्क्स का दे दो, और एक छोटा क्वेश्चन डाल दो 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे करके कॉम्बिनेशन करते रहते हैं। और अब तो MCQ आ गया, तो हो सकता है उन लोग ऐसा डिसाइड करें, अच्छा एक क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव वाले में डाल दो और कुछ कंसेप्ट अपन MCQ में डाल देते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो मिला के आपका बेयर मिनिमम 15 मार्क्स तो 100% देके जाएगा। कैश फ्लो डाल दिया तो वो करते हैं, लेकिन बेयर मिनिमम 100%, नॉर्मली मैं बोलता हूँ 99.89% ऐसे कुछ बोलता रहता हूँ, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा जो चैप्टर है इंक्लूडिंग कैश फ्लो, दैट मिनिमम गिव्स यू 15 मार्क्स। वो तो कम से कम आएगा ही आएगा पेपर में, चाहे कहीं पे भी आओ, छोटा मोटा तोड़ मरोड़ के 15 मार्क देके जाएगा। अब आपको
प्लानिंग करना है स्ट्रेटेजिकली कैसे 100 में से पहले आप एग्जाम्पशन तक पहुंचो, फिर नेक्स्ट टारगेट होता है 75, फिर नेक्स्ट टारगेट होता है 85, फिर होता है उसके हायर मार्क्स। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेटेजिकली प्लान करते जाना, हो जाएगा। हाँ, कुछ डिफरेंस नहीं है। कैश फ्लो हम सीखते ही एएस की वजह से, पहले उसको एएस में लिखा गया, फिर उसके ऊपर प्रॉपर और बड़े क्वेश्चंस बन गए, बस कुछ नहीं है, दो सेगमेंट्स में बांट दिया, बट एक ही चैप्टर मान के चलो उसको। एट क्वाइट इजी सा लग रहा है, 9 करेंगे, 9। चलो 8 भी डिस्कस कर ही लेते हैं ना, फ्लो फ्लो में। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ, ध्यान रखना जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में जो प्लस माइनस, इफ आप लोग फेयरली कॉपी में नहीं करोगे, टाइमर सेट करके नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में वर्बल एग्जाम नहीं दे के आना, हाँ ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इन्वेस्टिंग जाएगा फाइनेंसिंग, फिर तो जल्दी हो जाएगा पेपर। स्पीड ग्रो करनी है तो थोड़ा सा टारगेट देना अपने आप को, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ या करता हूँ इस क्वेश्चन को 2 मिनट में लिखने का या 3 मिनट विद द गुड प्रेजेंटेशन जो एग्जाम में हम लिखने वाले हैं, तब आपका स्पीड बढ़ेगा। नंबर 8, the following are the extract of balance sheet and statement of P&L of सुप्रिया लिमिटेड। अच्छा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन है, ट्रेड पेबल्स है, पीपीई है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। वेरी गुड। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस है, एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल भी दे दिया। ठीक है जी। टैक्स एक्सपेंसेस में पेड ड्यूरिंग द ईयर का कहानी भी बता रहा है। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स है, अदर एक्सपेंसेस में ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सूर्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March in accordance with AS3 using direct method. All transactions were done in cash only, मतलब कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ही नहीं। There were no outstanding prepaid expenses as on 31st March, ईयर एंड में कुछ भी नहीं बचा। And on 31st March 21, ignore depreciation, dividend amounting to 80,000 was paid during the year ending 31st of March। फटाफट प्लॉट करो इसको। हाँ हाँ, कॉपी में इसको लिखते हैं, क्या स्पीड में होता है आप लोगों से। क्या भाई इतना टाइम नहीं लगना था आपको, सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड से है, सिंपल सा। क्या करना है आपको, शेयर कैपिटल 200 से 500 हो गया, मतलब 300 रुपए का, 300 का इनफ्लो, ठीक है, रुपीज इन 1000 है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा वो। देन उसके बाद में लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 250 से जीरो, मतलब हमने रीपे कर दिया, तो आउटफ्लो हो जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर में। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब हमने पेमेंट किया होगा, तो 2047 ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। देन पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ा है 128 से 230, तो हमने परचेज किया होगा, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब पैसा आया होगा 2783, ऑपरेटिंग में इनफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में आता है। फिर एक्सपेंसेस वगैरह जो है, हम सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस ही तो लेंगे जो एक्चुअल में पेड है और सारा कैश में पेड है, तो 69 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस 115, तो 69 115, और इनकम टैक्स पेड 243 ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा। और तो कुछ है ही नहीं, इक्विटी शेयर्स ले लिया, एवरीथिंग इज डन। डिविडेंड 80,000 पेड है, वो फाइनेंसिंग में माइनस, तो आप ऐड करोगे तो हो जाएगा। Sorry. समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत? दैट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, डायरेक्ट मेथड ही है। नंबर 9, स्पीड बढ़ाओ बाबा, स्पीड बढ़ाओ, आपकी स्पीड स्लो है। डायरेक्ट मेथड में तो कुछ करना ही नहीं होता, जस्ट प्लस माइनस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो स्पीड बढ़ाइए। सॉल्व नंबर 9, क्वाइट इजी था नंबर 9। देखो क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर इज 597 करोड़, ठीक है, ऑफ विच कैश सेल्स अमाउंट टू 393, तो हम सिर्फ कैश सेल्स ही लेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब आप ऑपरेटिंग सॉल्व करोगे उसमें 393 ऐड हो जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, कस्टमर से मिला तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा।
purchases for the year amounting to 330 crores, out of which credit purchase were 80%, यानी 330 करोड़ में 20% जो है वो तो कैश होगा आपका, यानी 66 करोड़ तो माइनस होगा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देन क्रेडिटर्स को कितना पे किया वो निकालना है। इफ आउट ऑफ 330 करोड़ 66 करोड़ इज कैश परचेज, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज इज 264 करोड़। क्रेडिट परचेज है 264 करोड़, पहले से क्रेडिटर को पे करना था 126 करोड़, और अब अपन को क्रेडिटर को सिर्फ पे करना है 138 करोड़। तो डिफरेंस हमने क्रेडिटर को पे कर दिया होगा, 264 plus 126 minus 138, that means payment made to creditor 250 crores, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। नहीं, वो भी तो होगा ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया। देन सप्लायर्स ऑफ अदर कंज्यूमेबल्स एंड सर्विसेज वेर पेड, इतना तो ये ऑपरेटिंग में आउटफ्लो हो जाएगा। Employees of the enterprise were paid 30 crores in cash, operating में outflow. Fully paid preference shares of the face value 48 crores were redeemed, तो 48 crores का redeem हुआ है, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो जाएगा। Equity shares of the face value 30 crores were allotted as fully paid up at a premium of 20%, यानी 30 करोड़ का चीज 20% प्रीमियम, दैट इज 36 crores, इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी 36 crores. Then debentures of rupees 30 crores at a premium of 10% were redeemed. Debenture holders were issued equity shares in lieu of their debentures. Non-cash item आएगा ही नहीं। Rupees 39 crores were paid by way of income tax. Operating में minus हो जाएगा। A new machinery costing rupees 15 crores होगा ये, ठीक है। 15 तो क्या ही होगा, 15 crores was purchased, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 27 crores were sold at a loss of 3 crore, that means 24 crores इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। डिविडेंड्स टोटलिंग रुपीज 22.5 crores was also paid, तो फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 3 crores was paid, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। ऑन 31st of March बैलेंस विद बैंक एंड कैश, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ऐड करने के बाद नील आना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग कैश दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग कैश है। तो मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करने के बाद नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 crores पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आ रहा था ना, क्लियर है, आई बात समझ में। दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 9, क्वाइट इजी वन, कोई इतना तकलीफ नहीं दिया। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब हो चुका। 16 सेम होमवर्क था। ट्राई नंबर 18, क्वाइट इजी। भैया ये जो फोर्थ पॉइंट था ना, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 48 करोड़ वर रिडीम, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसमें कंटिन्यू है। उसका आप देखिए इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 30 करोड़ वर अलॉटेड एज फुल्ली पेड एट द प्रीमियम ऑफ 20%। ये दोनों अलग अलग है क्या? हाँ अलग अलग, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एक प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की बात करें और इक्विटी शेयर इशू की बात करें, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 करोड़ का कुछ बता रहे थे ना सर, वो तो आपका लास्ट में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करना पड़ेगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सर इसमें एक डाउट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट किसमें, क्वेश्चन 18 में। हाँ 18 में क्या डाउट है बोलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1, ट्रेड पेबल्स एक्सीड द आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च बाय रुपीज इतना, यानी देखो जितना तुम्हारा पिछला साल में ट्रेड पेबल्स था उससे करंट ईयर में तुम्हारा 1 लाख ट्रेड पेबल्स ज्यादा है, बस यही बोल रहा है वो। 3 करोड़ तो मैच नहीं कर रहा है। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच तो करेगा वहां पे, प्रीवियस क्वेश्चन में मैच नहीं कर रहे क्या, क्या बोल रहे हो राजा। क्लोजिंग कितना आया, क्लोजिंग कितना आया, क्लोजिंग का तो बैलेंस दिया हुआ ही नहीं है ना, खुद से निकालना है।
ओपनिंग दिया हुआ है 3 करोड़। हाँ तो वो सॉरी ये ओपनिंग दिया हुआ है, तो अपन क्या करेगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग ऐड कर देगा, दैट विल बी अवर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 18 डायरेक्ट मेथड से तो उस इंफॉर्मेशन का मेरे को लेना देना ही नहीं है। 18 जब डायरेक्ट मेथड है तो हम तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस को काउंट ही नहीं करते ना। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस याद है, उससे हमने परचेजेस निकाल लेगा। तो परचेजेस से हमने ये अज्यूम करेगा कि सारा कैश परचेज। हाँ नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स 35,50,000 है, डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें तो यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बस ये दिया हुआ है तो खत्म, परचेज को क्यों काउंट करना है। मतलब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ था तो वैसे कैलकुलेट कर दिया परचेज। नहीं उससे फर्क जरूरत ही नहीं है हमें, परचेज से हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कैश परचेज, वो तो डेटा है नहीं, क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स है, दैट मींस परचेज क्रेडिट होगा। अब मुझे और एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्रेडिटर को कितना पे किया, वो तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, तो अपन को इतना मेहनत करना ही नहीं है, इसमें घुसना ही नहीं था, ऐसे वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 75% ऑफ सेल्स, मैं क्या करूं, मेरे को मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है और सारा का सारा सेल्स क्या है, कैश है, तो बस यही अपन इनफ्लो अंडर ऑपरेटिंग पकड़ लेंगे। और फिर परचेजेस के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन परचेजेस के लिए नीचे लिख दिया ट्रेड पेबल्स थे, तो ट्रेड पेबल्स थे तो क्रेडिट परचेज होगा, तो ड्यूरिंग द ट्रेड पेबल्स को हमने पे कितना किया वो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं था उस पॉइंट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, और पॉइंट नंबर 3 का भी कुछ नहीं करना, 2 3 1 कोई रेलिवेंसी नहीं है। इधर 48 लाख ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स जो है हमने पे किया ऑपरेटिंग में माइनस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में माइनस, न्यू मशीनरी एक्वायर्ड इन्वेस्टिंग में माइनस, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस, ये तो फिर कैश इन हैंड का बैलेंस बता दिया ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपका मैच हो जाएगा, क्वाइट इजी क्वेश्चन। जिससे 18 हो चुका है he or she will try नंबर 19, जिससे 18 हो गया वो 19 ट्राई करोगे। चलो 19 देखते हैं। 19 के अंदर में पीएनएल अकाउंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, 30,000 इज माई प्रॉफिट फॉर द ईयर, बट हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो अपन क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 55,000, तो यानी हमने इतना ही क्रिएट किया है, प्रोवाइडेड लिखा है पेड नहीं है, तो 55,000 क्रिएट किया है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन में एडबैक हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का कहानी पेड निकाल लेते हैं। पेड कैसे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस बीडी इज योर 50,000, सीडी 60,000 एंड क्रिएटेड है 55,000, तो ड्यूरिंग द ईयर पे कितना किया, 45,000 हमने पे किया, इनकम टैक्स पेड में आ जाएगा वो, ऑपरेटिंग में नीचे क्रिएट किया है, प्रोवाइडेड का मतलब हमने इतना रुपीस का प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया है। देन उसके बाद में तुम्हारा पीएनएल हो गया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बड़ा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो यानी 50,000 पीएनएल से आया होगा, ये एडबैक हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो मशीनरी का प्रॉफिट गया ना उसमें, तो वो आएगा नहीं, मशीनरी नहीं सॉरी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, बिकॉज नो मशीनरी वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल रिजर्व भी नॉन कैश है, आएगा नहीं, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट आया वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाला है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन तो नहीं किया, क्या चीज, जो क्या कंपनी सोल्ड, हाँ अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं किया, बस प्रॉफिट को हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। फिर ये प्रॉफिट को माइनस भी करेंगे क्या उससे, किससे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग से, क्यों, पीएनएल अकाउंट में जब गया ही नहीं तो क्यों करूंगा मैं, पीएनएल अकाउंट में तो गया ही नहीं है मेरा, और तो कुछ है नहीं,
कितना आ रहा है? 1,35,000, ठीक है। उसके बाद में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के लिए अब एक चीज देखो, डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, लेकिन ये डिविडेंड पेड जो है वो तो मेरा फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिविडेंड पेबल बोल के खड़ा था, यानी पिछला साल वाला ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पेबल वाले को हम लोगों ने पे कर दिया, लेकिन ये करंट ईयर जो डिविडेंड पेबल है तो डिक्लेयर भी तो हुआ होगा, तो ठीक है, ये प्रॉफिट से हुआ होगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से, उसमें ऐड हो जाएगा ना, 1,25,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन में ऐड बैक होगा ये, 1 लाख जो हुआ वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा। हाँ वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा, तो तुम्हारा एग्जैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 2,60,000। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या है? डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट बना के निकाला होगा, लिखा हुआ भी है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग का तो लिखा हुआ है, तो 20,000 एडबैक हो जाएगा, और मशीनरी अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, 7,50,000 ओपनिंग है, 9,20,000 क्लोजिंग है, तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, इसको मिटा देता हूं इनकम टैक्स पेड वाला, मशीनरी अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 carried down 9,20,000, मशीनरी परचेज है 1,25,000, तो 1,25,000 बोल रहा है, मशीनरी ऑफ अनदर कंपनी वाज परचेज्ड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख पेबल इन इक्विटी शेयर, यानी और एक मशीनरी खरीदा, तो इधर इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे 1 लाख रुपए के, नॉन कैश आइटम है, और तो कुछ है नहीं, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन मशीनरी पे कितना आ रहा है? 55,000 इज द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो 55,000 एडबैक हो जाएगा। और कोई आइटम? इन्वेस्टमेंट जो बेच के प्रॉफिट हुआ है वो तो कैपिटल रिजर्व में चला गया, पीएनएल में गया ही नहीं है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं आपके पास में। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 20,000 ले लिया ना हमने, तो ये आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना? 3,35,000। अब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट होगा, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है 20,000, इनफ्लो ऑफ कैश, देन यू हैव ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश 1 लाख, तो इसको सॉल्व करके कितना आया? बिफोर इनकम टैक्स पेड 2,55,000, एंड देन इनकम टैक्स पेड निकाला था ना, 45,000 कितना था? इनकम टैक्स पेड 45 था या 55 था? 45,000, ठीक है, तो कितना आ गया? 2 लाख किधर है, देखा ही नहीं मैंने, अच्छा हाँ, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000, तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर देता हूँ नीचे, वो 20,000 कहाँ से आया? डेप्रिसिएशन का जो 55,000 लिखा है उसके ऊपर 20,000 ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है ना, ठीक है।
तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स वाला भी डाल देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आ जाएगा 1,90,000। अरे इतना ही तो आइटम्स था, तो हो गया। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो इजी है। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा? मशीनरी परचेज किया था 1 लाख, वो आउटफ्लो है। बाकी तो अदर देन कैश था। इन्वेस्टमेंट बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 1,50,000 हो गया था, यानी 60,000 में सेल किया। इनफ्लो ऑफ कैश नथिंग मोर देन इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, ये सब कुछ है ही नहीं, राइट? कितना आ गया? 65,000 नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? नाउ इट्स फाइनेंसिंग शेयर कैपिटल 15 लाख से 16,50,000, यानी 1,50,000 का इशू, जिसमें से 1 लाख तो हमने अदर देन कैश दिया है मशीनरी परचेज करने में, तो बाकी 50,000 फॉर कैश होगा। देन और तो कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाई नहीं दे रहा। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पे किया हमने, जो पे किया वो आएगा ना। जो पे किया है वो आएगा 1 लाख रुपीस का। दैट्स इट। तो 50,000 नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीनों को ऐड करके ऐड कर दो। दिस शुड मैच विथ योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया? गलती कहाँ कर रहे थे? डिविडेंड वाले पॉइंट पे। क्योंकि डिविडेंड पेबल पिछले साल वाला है, वो तो करंट ईयर में पे हो गया, तो करंट ईयर का जो क्लोजिंग पेबल है ये आया कहाँ से? हमने डिक्लेयर किया होगा। इफ डिक्लेयर किया है तो प्रॉफिट से ही निकला होगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन में वो एड बैक होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में That was our question number 19. So I think number 20 भी हो गया, क्वाइट इजी था। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,90,000 आपका आया होगा। फिर आपने उसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एक डिविडेंड रिसीव्ड है, एक डेप्रिसिएशन है और एक इंटरेस्ट पेड है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ये और भी कुछ है, बस ये 3 आइटम्स है। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्वाइट इजी था। और इनकम टैक्स पेड ध्यान रखना, जितना प्रोविजन क्रिएट किया है, जब कुछ नहीं होता तो उतना ही हम लोग पेड मानता है। पिछले साल और सेम करंट ईयर का सेम हो जाएगा। तो आपका जो ये 2,60,000 है यही क्रिएटेड होगा और यही आपका पेड होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? दैट वाज इजी क्वेश्चन। तो इससे आपका कैश फ्लो का सारा क्वेश्चन सम अप होता है। वी हैव सर्टेन अदर क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक में बचा है ना, दैट विल बी योर टास्क। ठीक है, सिमिलर से ही है, नथिंग न्यू, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी स्ट्रगल तो मैं हुई, मेरे से पूछते रहो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।